हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सुपर लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और आज है इसका लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 5 होने वाला है लास्ट लेक्चर इस टॉपिक का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी ऑसम सीरीज रे ऑप्टिक्स के ऊपर। और जैसा कि मैंने बताया, यहां से 1 महीना या सवा महीना हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे रे ऑप्टिक्स का, एक से एक सवाल लेंगे, जेई के लेवल पे जाएंगे, नीट के लेवल पे जाएंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल धुआं धुआं करेंगे। एक्साइटेड हो रे ऑप्टिक्स के लिए? मैं भी हूं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत लंबा चल गया, मुझे अभी ऐसा लग रहा है। आज बहुत ही छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बेटा आज का टॉपिक पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। जो बातें समझाने वाली हो सकती है वो मैं यहाँ पे समझा दूंगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर काफी कॉन्सेप्चुअल था, उसमें काफी ऐसे टॉपिक थे जो आपको खुद से नहीं समझ में आते या आपको किताबों में नहीं मिलते, जनरल किताबों में। बट आज के लेक्चर में जो चीजें हैं वो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, है ना। माइक्रोवेव्स का काम क्या है, गामा रेस कहां बनती हैं, है ना, इंफ्रारेड क्या होती है, तो वही बेसिक चीजें आज हम रिपीट करेंगे। तो जल्दी से इस लेक्चर को समराइज करते हैं और इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सैप फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। आज कोई डीपीपी नहीं है बेटा। टुडेज गोल, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सारी प्रॉपर्टीज तो पढ़ चुके हैं, सिर्फ समराइज करेंगे, सब पढ़ चुके हैं अपन, देखना अभी। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके बारे में पढ़ना है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके अंदर क्या होंगे बेटा, इसके अंदर सारे तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे भी आप लगा लो। आओ देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। शुरू किया जाए, चलो। The electromagnetic waves are produced by accelerated charges। सभी को पता है ये बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती हैं? एक्सेलरेटेड चार्जेस से बनती हैं या ऑसिलेटिंग चार्जेस से बनती हैं, है ना, एलसी ऑसिलेशन से। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। जैसा कि बाकी वेव्स को क्या चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराना होता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम की जरूरत ही नहीं है भाई। यहां तो कौन ऑसिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है। सो इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, यही बता रहे हैं। फिर the direction of oscillation of E and B fields are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave, so the electromagnetic waves are transverse in nature। कितनी बार रिपीट कर चुका हूं मैं ये बात, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी और वेव ऐसे ऐसे चलेगी। अच्छा, इसमें मैंने एक आपको और खास बात बताई थी जो कि पिछले लेक्चर में रिपीट भी हो गई थी कि भाई साहब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है इट इज गिवन बाई E क्रॉस B। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज गिवन बाई E क्रॉस B। अगर आपको याद हो जो आपका पॉइंटिंग वेक्टर S था वो भी क्या आया था, 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है, आज ऐसे ही समराइज करनी है चीजें, सब पढ़ा हुआ है हम लोग का। नेक्स्ट, द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम फेज। ये भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज है वो सेम है। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E0 साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, जो भी लिखना चाहो इसमें से एक कोई चूज कर लेते हैं इस टाइम। जैसे मान लो kx माइनस ओमेगा टी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन इस टाइम पे बेटा क्या होगी, B इज इक्वल्स टू B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। बेटा दोनों के एम्पलीट्यूड तो अलग अलग हैं पर दोनों का फेज जरा ध्यान से देखिए आप। जो इसका फेज है इसको फेज बोलते हैं, जो साइन के बाद लिखा होता है, सेम फेज इसका है, दोनों का सेम फेज होता है। एक साथ मैक्सिमम होती हैं, एक साथ जीरो होती हैं, एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, सॉरी, एक साथ ये इधर मैक्सिमम ये इधर मैक्सिमम, एक साथ दोनों जीरो, फिर उसके बाद ये इधर मैक्सिमम और ये इधर, ये नीचे और ये ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मैक्सिमम, ये जेड माइनस जेड में मैक्सिमम। ठीक है, सो दे आर इन सेम फेज। चलिए यहां तो कुछ नया नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड। हम लोग को पता है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करती हैं। ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड। बेटा स्पीड कितनी होती है, C इज इक्वल्स टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये तो मेरे ख्याल से एयर में दिया है ना, फ्री स्पेस। हाँ, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस, या एयर बोल लो या वैक्यूम की स्पीड बोल दो,
दे रखी है। बेटा आपको याद है किसी और मीडियम में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाती है। क्या होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता है, म्यू और एप्सिलॉन आ जाता है, म्यू और एप्सिलॉन मीडियम का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, म्यू आर ई आर लिख दिया है। सी ये कैसे चेंज हुआ है, कुछ समझ में आ रहा है, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या। अच्छा, किसी और मीडियम में क्या होगा, इन अ मटेरियल मीडियम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद अ स्पीड। बेटा किसी और मीडियम में क्या होगा, v इज इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट म्यू ऑफ मीडियम एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बोल सकते हैं। बेटा किसी का मीडियम का जो म्यू होगा वो क्या होगा, अंडर रूट म्यू आर म्यू नॉट, और em क्या होगा, ई आर ई नॉट। बेटा ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर ई आर, और बेटा अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट, 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट क्या बन जाएंगे हमारे, 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। v क्या होता था किसी और मीडियम में, 1 बाई म्यू एम ई एम, म्यू एम क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट, ई एम क्या हो जाता है, ई आर ई नॉट, है ना, मीडियम की परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन नॉट, यही तो होता था। अब 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, c अपॉन म्यू आर ई आर, यही तो लिखा है, c अपॉन म्यू आर ई आर। ठीक है, देखो चीजें समराइज होगी। फिर क्या किया है बेटा, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से कंपेयर किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज c बाई v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने ईटा लिख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बस नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे ऑप्टिक में पूरा समझ में आ जाएगा, सारे फॉर्मूले इसके समझ में आ जाएंगे। c बाई v होता है। अब यहां से देखो v की वैल्यू क्या है, c अपॉन म्यू आर ई आर, ये कितना हो जाएगा, c v की वैल्यू क्या है, c अपॉन ऊपर चला जाएगा अंडर रूट म्यू आर ई आर, ये कैंसिल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया मेरा, अंडर रूट म्यू आर ई आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई। मेरे को किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो क्या करूं मैं, म्यू आर ई आर लगा दूं, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू रख दूं, मेरा काम बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। बोलो सही लिखा है, c बाई v, v कितना है, c अपॉन म्यू आर एप्सिलॉन ई आर, c बाई v, v की जगह c अपॉन म्यू आर ई आर, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोगों ने शायद सवाल भी किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक, जहां तक मुझे याद आ रहा है हम लोग ने एक सवाल भी किया था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, नहीं किया था। ये समझ में आया कि नहीं मैंने क्या बताया, स्पीड इन एनी अदर मीडियम क्या हो जाती है बच्चा, स्पीड इन एनी अदर मीडियम इज 1 अपॉन म्यू एम ई एम, म्यू एम की जगह म्यू आर म्यू नॉट, ई एम की जगह ई आर ई नॉट, ये क्या हो गया, 1 बाई म्यू नॉट ई नॉट, सी बन गया। मैंने कहा फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटा, सी बटे वी होता है, किसी भी मीडियम का c बटे v, c बटे v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा c की वैल्यू c रख दी और v की वैल्यू कितनी आई है, c अपॉन अंडर रूट म्यू आर ई आर, यही तो किया, c कैंसिल, ये मिल गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। क्लियर है। और क्या पढ़ा था, शायद हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट का एक और एक्सप्रेशन होता है रिलेटेड टू द पीक वैल्यू, क्या, ई नॉट बाई बी नॉट, ये भी पढ़ा था हम लोग ने स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन, ई नॉट बाई बी नॉट। अगर हमारे पास वेव की इक्वेशन है तो भी स्पीड ऑफ लाइट निकालने का हमारे पास तरीका था, अगर आपको याद हो, अगर वेव की इक्वेशन हमें दे रखी है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये क्या प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे रे, हम लोग सब पढ़ चुके हैं। C इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ओमेगा बाई के, जो t के साथ है वो ओमेगा, जो x के साथ है वो k। आगे बढ़े, चलो, द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, अब बताया इन्होंने ये चीज, ई नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल्स टू सी विच इज इक्वल्स टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, क्लियर है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू, पिछले लेक्चर में देखा कि एनर्जी लेके जाते हैं स्पेस, एंड दिस एनर्जी शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी लेके जाते हैं, दिस एनर्जी शेयर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वली बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, बेटा एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, हाफ म्यू नॉट बी नॉट का स्क्वायर। इस पे तो अपन पूरी रिसर्च कर चुके हैं कि नहीं। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है वो किससे आई है, यूई प्लस यूबी से आई है। दोनों शायद बराबर होते हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यूई
यू एवरेज को, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ यू बी। याद है सब? टोटल एनर्जी इतनी होती है, इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, यानी 1/4 कर दो, 1/2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगी, यूई की वैल्यू आ जाएगी। यूई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। यूबी की वैल्यू क्या होती है, 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। मेरे ख्याल से सब आपको याद होगा। देखो यहाँ से यूई क्या आएगा, यू एवरेज बाई 2, यूई की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। और बेटा ये जो मैं यूई लिख रहा हूँ ये कौन सा होगा, एवरेज वैल्यू होंगी। यहाँ से यूबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। तो मेरे ख्याल से मेरा बच्चा तो ये सब जानता होगा भाई, इतनी बार पढ़ चुका है हम लोग से ये बातें। क्लियर है? हम लोगों ने निकाला भी था एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे आया कैसे नहीं आया, सब कर चुके हैं। नेक्स्ट और क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रैवल थ्रू स्पेस। ये भी किया था हमने कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या लेके जाता है, मोमेंटम लेके जाता है। हमने डी ब्रोई का थोड़ा बहुत आप लोग को कहानी भी समझाया था। लीनियर मोमेंटम उसका फॉर्मूला क्या था, U/C आया था, ये हमने डिराइव भी किया था। कहाँ से किया था हमने, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P और एनर्जी इज इक्वल्स टू Hc बाई लैम्डा यूज करके। ये कहाँ से आया था, हमने दो एक्सप्रेशन यूज किए थे, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P वेयर P इज मोमेंटम और E इज इक्वल्स टू Hc बाई लैम्डा। बेटा यहाँ से देखो H बाई लैम्डा क्या बन जाएगा, लैम्डा इधर लाओ, H बाई लैम्डा बन गया हमारा P, तो PC एनर्जी है बेटा ये, E इज इक्वल्स टू Hc बाई लैम्डा। E की जगह U लिख लो। इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन तो मैंने डिराइव कर दिया था, याद है? लैम्डा कितना है, H/P, U कितना होता है एनर्जी, Hc बाई लैम्डा। यहाँ से H बाई लैम्डा क्या बन गया, P, तो ये हो गया PC। याद आ गई सारी चीजें, P क्या हो जाएगा, U/C मोमेंटम, मोमेंटम। और बताओ और क्या पढ़ा था? अच्छा यहाँ पे फिर से आ गया, सॉरी माफ करना, है ना? चलो देख लेना अपने आप, समझ में आता है ना कहाँ से आया ये, यहीं लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/P एंड U इज इक्वल्स टू Hc बाय लैम्डा से। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, ये आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ा था। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो तो किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो सबकी रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना? मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होगी, बट इस पॉइंट की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यही था ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसी कुछ तो था, फोर्सेस में भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, कि मान लो हमारे पास 3 चार्जेस हैं और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो Q1 की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1, Q2 की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E2 और Q3 की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E3। अब E1 को सिर्फ Q1 से लेना देना है, E1 की वैल्यू Q2 से नहीं बदलेगी, E1 की वैल्यू Q3 से नहीं बदलेगी। सिमिलरली E2 को सिर्फ Q2 से लेना है, E2 की वैल्यू Q1 से नहीं चेंज होगी, Q3 से नहीं। E3 को सिर्फ Q3 से लेना देना है, उसकी वैल्यू Q1 और Q2 से नहीं चेंज होगी, बट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस जगह पे वो होगी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ये था पूरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे किस तरह से लगाएंगे भाई, कहां पे ये बात आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मान लो किसी मीडियम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही हो और आपको किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डिस्प्लेसमेंट बताना हो। इस तरह सवाल आएंगे नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब मान लो किसी एक जगह पे एक साथ दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई, किसी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे एक साथ दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई, इधर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, ठीक है, और इधर से दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आंसर बड़ा सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोजीशन इस टाइम पे इस जगह के पी जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट बाय फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट बाय सेकंड वेव। द डिस्प्लेसमेंट बाय फर्स्ट वेव इज अनअफेक्टेड बाय डिस्प्लेसमेंट बाय सेकंड वेव एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड वेव इज अनअफेक्टेड बाय द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वेव। अगर ये 2 मीटर डिस्प्लेस कर रहा था तो इसके आने के बाद भी ये 2 मीटर ही डिस्प्लेस करेगा, अगर ये 3 मीटर डिस्प्लेस कर रहा था तो इसके आने के बाद भी ये 3 मीटर ही डिस्प्लेस करेगा, पर पार्टिकल इस समय टोटल 2 और 3 5 मीटर डिस्प्लेस होगा, जिसमें से 2 इसने किया 3 इसने किया। कहने का मतलब ये शुरू में 2 कर रहा था, इसके आने के बाद ऐसा नहीं कि ये 10 करने लगेगा, ये अभी भी 2 ही करेगा। ये 3 कर रहा था, इसके बाद आने के बाद ऐसा नहीं कि ये बदल जाएगा, ये अभी भी 3 करेगा। टोटल कितना था 5।
टोटल ये 5 चला जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। बेटा सबके सब हमें पढ़ने हैं वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि ये वेव की प्रॉपर्टी है ना, ये सारी की सारी वेव की प्रॉपर्टी है। दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी वेव नेचर प्रूफ करेगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन शॉर्ट आपका पूरा वेव ऑप्टिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वेव ऑप्टिक्स में आएगा, ये वेव ऑप्टिक्स में आएगा, ये वेव ऑप्टिक्स में आएगा। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स में, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमको रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा। बेटा लाइट आने वाली है ना, अगला चैप्टर रे ऑप्टिक्स, यही तो आ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई, लाइट बन गई, अब घुस जाएंगे रे ऑप्टिक्स में। वहां हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पूरा इन डिटेल पढ़ेंगे, इन डिटेल। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है पूरी एकदम पोस्टमार्टम हो जाएगी। और ये सारे टॉपिक्स इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स में आते हैं, पर वेव ऑप्टिक्स में इनकी चर्चा भी होती है थोड़ी बहुत हाइजीन्स प्रिंसिपल के अंदर। चलिए आगे बढ़े। अच्छा और क्या बताऊं, सब तो बता दिया। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट्स बिकॉज, क्या बोल रहा है कि जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, मतलब जिसकी वजह से हम लोग लाइट को देख पाते हैं, जो लाइट वाले इफेक्ट हैं, जो लाइट के रिलेटेड बातें हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का बता रहे हैं कि इतना बड़ा रोल नहीं है। किसका बड़ा रोल है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट्स बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बड़ा है। बेटा इसका रीजन तो पता ही होगा आपको, ई नॉट बाई, इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्या? ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल्स टू सी। बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो c टाइम्स बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड से, और c होता है 3 × 10⁸, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इसीलिए आप जब पोलराइजेशन पढ़ते हो तो पोलराइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस देखते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के भी वाइब्रेशन होते हैं। जब पोलराइजेशन का फिनोमेना पढ़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, आइसोमेरिज्म करते वक्त पढ़ चुके होगे, या इस साल हो सकता हो आप आगे बढ़ गए हो मेरे से तो आप पढ़ आए हो अब तक पोलराइजेशन। अदरवाइज आइसोमेरिज्म में पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, पोलराइजेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वाइब्रेशंस किसी एक प्लेन में होती हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अब वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ एक ही प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करेगी, अनपोलराइज्ड में सारे प्लेन में वाइब्रेट करती है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि कहाँ वाइब्रेट करती कहाँ नहीं, बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की बात ही नहीं हो रही है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो बेटा ऐसा इसलिए किया गया बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच बिगर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा ये क्या ही इफेक्ट बनाएगा, माफ करना, ये क्या ही इफेक्ट दिखाएगा इतनी छोटी वैल्यू के साथ, इतनी स्मॉल वैल्यू के साथ ये क्या ही इफेक्ट दिखाएगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इसलिए इफेक्ट दिखाता है। क्लियर है? आगे बढ़े। और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ गया, और कुछ और हम लोगों ने कुछ पढ़ा था उसको समराइज करना चाहेंगे क्या? इंटेंसिटी वगैरह करेंगे समराइज कि आगे बढ़े? पढ़ चुके हैं ना। इंटेंसिटी क्या होती थी हमारी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और वैल्यू कितनी आई थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। और क्या पढ़ा था हम लोग ने? इंटेंसिटी पावर से भी रिलेटेड है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। और क्या पढ़ा बच्चा हम लोग ने? मोमेंटम तो हो चुका, और क्या? पॉइंटिंग वेक्टर एस इज इक्वल्स टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। मैंने बोला नहीं क्या प्रॉपर्टी आपको नहीं पढ़ा देंगे भाई, आप सारी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो, आप मेरे साथ आए हो, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मेन प्रोडक्शन तक पता है, सोर्स तक पता है, कैसे पैदा हुई है, ये क्या ही बता देंगे आपको नया। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बेटा पहले स्पेक्ट्रम बोला जाता था, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जब 10th क्लास में थे हम लोग को ऐसे ही चिपका दिया जाता था, है ना। What is spectrum? The band of 7 colors obtained on the screen is called spectrum। अभी देखो अपने पास एक थोड़ा सा और बड़ा स्पेक्ट्रम आ गया है ना। जब हम लोग 10th में थे सिर्फ हम लोग को विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम दिखाया जाता था, विबग्योर। अभी हम लोग को इनविजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम भी देखना है, क्या है? The orderly distribution of the electromagnetic waves in accordance with their wavelength और frequency, दोनों तरह से possible है, into distinct groups having widely differing properties is called electromagnetic spectrum। अब बच्चा यहाँ ना एक बहुत ही अच्छी लाइन छुपी हुई है, into distinct groups having widely differing properties is called electromagnetic spectrum।
इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप। बेटा होता क्या है, आपको लगता है कि हर वेव अलग अलग है, आपको लगता है कि लाइट वेव तो यार एकदम अलग चीज होगी और जो इंफ्रारेड वेव होती है वो एकदम अलग चीज होती होगी और गामा रे तो कुछ और ही होती होगी, इन सब का बाप होती होगी। ऐसा नहीं है, ये सारी की सारी वेव सिमिलर हैं, सबकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सबके सबके प्रोडक्शन का तरीका सेम है, सबके सबके अंदर फिनोमेना सेम हो रहा है, सबकी प्रॉपर्टीज काफी हद तक सेम है और कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। पहले एक बात समझो, सब एक ही फैमिली से आई हैं, ढेर सारी वेव्स एक ही फैमिली की, बस वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब क्या क्या किया कि यार यहां से यहां देखा वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, हाँ ऐसे मान लो आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, है ना, हैं तो सब बच्चे 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 बच्चे, सबके दो आंख, सबके एक नाक, सबका एक मुंह, सबका दो कान है, सबके ऐसे यही हाल है ना सबका। ऐसा तो है नहीं किसी की यहाँ एक आंख निकली हुई है, सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, सब एक ही जैसे हैं, है ना, सब वही खाना खाते हैं, सबका वही हाल है कि नहीं। पर सबकी एक क्लास बना दी गई है। क्या किया, फर्स्ट क्लास में जितने बच्चे फर्स्ट क्लास के बराबर थे, इस साइज के थे, नन्हे मुन्ने थे, जो नाक ऐसे ऐसे पोंछ रहे थे, उनको उठा के फर्स्ट में बैठा दिया, है ना। नर्सरी में जो बच्चा बाहर बैठ के चिल्लाता था, अंकल आपने मेरे बाहर पापा को देखा है, उनको बता दीजिए मैं वेट कर रहा हूं, उनको उठा के नर्सरी में बैठा दिया, है ना। और जो बच्चा ऐसा था कि यार उसने मेरी आज पहली बार बात हुई, उसको डाल दिया 11th क्लास में कि तू बर्बाद हो जा, है ना। और जो बच्चा ऐसा था कि यार अब जिंदगी में बहुत टेंशन हो रही है कि क्या होगा लाइफ का इसके बाद, है ना, उस बच्चे को डाल दिया 10th में 12th में नहीं, 12th वाला तो कहता है आप कॉलेज में जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना दिए, पर सबके सब हैं बच्चे, बस क्या है सबकी हाइट बढ़ती जा रही है, एज बढ़, कई बार हाइट नहीं बढ़ती है, ऐसे कोई इसमें बुरी बात नहीं है, हाइट मेरी भी छोटी है, दिमाग बड़ा है, क्या टेंशन है, जिनकी हाइट कम है ना टेंशन मत लिया करो, बोला करो मेरा दिमाग बड़ा है, क्या कह रहे हो, उनका दिमाग भी छोटा है, तो फिर कुछ कुछ बताया करो कि यार है, मतलब क्या बताएं, कोई टैलेंट ना बता दिया करो, है ना। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भी हाल है बेटा। क्या हाल है कि हमने सारी वेव्स उठाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, हमने कहा भाई किस किस तरह की किस किस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती है, किस किस एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती है, हमने सबको देखा, हमने कहा यार ये बंडल को हम रख लेते हैं, ये नाम दे देते हैं, इस बंडल को लेके हम ये नाम दे देते हैं, है ना, ये बहुत छोटे हैं, इनको हमने बोल दिया, मान लो इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, हमने कहा बहुत एनर्जी है, हमने कहा ये गामा रेज, इनकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी है पर है बहुत छोटी अभी भी, इनसे बड़ी है सिर्फ, हमने कहा ये एक्स रेज, हमने कहा इनसे बड़ी वाली को अल्ट्रावायलेट, इससे बड़ी विजिबल, इससे बाद इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव, इसके बाद रेडियो वेव। तो इस तरह से हमने एक पैटर्न बनाया। क्लियर हो गई बात, कोई अलग वेव नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि एकदम ही अलग हो जाएगी। पहली बात दिखती नहीं है, मत कहना दिखने में अलग, दिखती तो सिर्फ विजिबल वाली है ना, विबग्योर वाला जो रीजन है उसके ना ऊपर दिख रहा है, उसके ना नीचे दिख रहा है, ऊपर नीचे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक, गामा रेज आ गया, एक मिनट जरा स्पेक्ट्रम लिख दिया जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा सबसे पहले कौन, गामा, एक्सरे, यूवी, विबग्योर, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, मैंने यहीं पे हटा दिया गामा रे, एक्सरे, रुको और अच्छे से लिखता हूं, हाँ क्या क्या है, सबसे पहले गामा, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले, गामा रे, एक्सरे, यूवी रे, विबग्योर, विबग्योर या विजिबल लाइट भी बोल देते हैं इसको, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव। बेटा ये क्या ऑर्डर है, ये ऑर्डर है इनकी डिक्रीजिंग एनर्जी का। देखो एकदम सिंपल बताते हैं बेटा, जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू एच एफ, या इसी को कई लोग एच न्यू बोलते हैं, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी को न्यू बोल देते हैं, मैं एफ बोले, मेरी आदत पड़ी है। E इज इक्वल्स टू, इसी को बोल सकते हैं बेटा आप एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है सी बाई लैम्डा, ये तो हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं भाई। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, सी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होती है ना, यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सी बाई लैम्डा, ठीक। अब एक बात सुनो, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी उससे कम, इसकी एनर्जी उससे कम, इसकी एनर्जी उससे कम, इसकी एनर्जी उससे कम, इसकी एनर्जी उससे कम। बेटा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी, है ना। तो अगर हम बात करें बेटा तो इस तरफ एनर्जी सबसे ज्यादा है, और बेटा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा होगी, और बेटा जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इस तरफ बढ़ेगी,
इनकी वेवलेंथ स्मॉलेस्ट, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ये सबसे छोटी वेवलेंथ के होते हैं, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ के होते हैं। ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के होते हैं, फ्रीक्वेंसी देखो ऐसे बड़े। यही सब 3 चीजें हैं इसमें, और क्या। स्पीड सबकी सेम है बेटा, सब स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी ये है। वेवलेंथ नीचे ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घट रही है। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक गामा रे। पढ़ा जाए इसके बारे में, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ लेते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन सभी वेव के बारे में। ये वेव भाई इसकी वेवलेंथ क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, कहाँ मिलती है, थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं जितनों पे हो सकती है। चलो सबसे पहले आ गए हम लोग गामा वेव्स पे, ठीक है। गामा वेव्स बोलो या इसको गामा रेज बोला जाता है ज्यादातर, ठीक है, आपने भी देखा होगा। अभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो नाम दे दिया हम लोग ने वेव, असल में क्या बोलते हैं इसको, गामा रेज बोलते हैं, ठीक है, गामा रेज, ठीक है। गामा रेज का आपने सिंबल भी देखा होगा, ऐसे लिखा होता है अल्फा बीटा गामा वाला गामा, ठीक है। वेवलेंथ रेंज, बेटा इनकी वेवलेंथ रेंज क्या है, लेस देन 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, लेस देन, इससे भी छोटी होगी, 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी 10 टू द पावर -12 मीटर से भी छोटी वेवलेंथ वाली वेव है। ये बहुत ही छोटी वेवलेंथ की वेव है, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। वेवलेंथ जितनी छोटी एनर्जी उतनी ज्यादा, E इज इक्वल्स टू hc/λ। बेटा आप वेवलेंथ बता दी, अब फ्रीक्वेंसी बताने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, सिंपल याद रखना F इज इक्वल्स टू c/λ। अगर आपको एग्जाम में वेवलेंथ दे दे, फ्रीक्वेंसी निकालने को बोले, फ्रीक्वेंसी दे दे, वेवलेंथ निकालने को बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आप काम कर सकते हो। वेरी स्मॉल वेवलेंथ, दैट मीन्स वेरी एनर्जेटिक। प्रोडक्शन सर्विस है ना, प्रोडक्शन सर्विस नहीं, सोर्स होगा। यहाँ इसको काट देते हैं, नीला रंग है ना, इसको नीला ही करके मार देते हैं। हा। प्रोडक्शन के साथ लिखेंगे हम लोग सोर्स। अब दिन रात टीम काम करती रहती है, कभी कभी गलती हो जाती है। हाँ चलो, प्रोडक्शन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोर्स। तो बेटा सोर्स क्या है इसका, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, इसका सोर्स दिया है हम लोग को। गामा रेज तो सुन रखा होगा, कहाँ मिलती है, रेडियो एक्टिविटी में मिलती है। गामा रेज होती क्या है, एनर्जी का बंडल होती है। कब निकलती है, क्या होता है, जब कोई न्यूक्लियस होता है वो अल्फा बीटा निकाल कर बहुत ही हाई एनर्जी में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तो उसको वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में जाना होता है ना। जैसे होता है ना, किसी को अचानक से झटका लगता है, अब क्या करें, अब क्या लगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, ठंडा पानी पी के सो जाते हैं। तो ये वैसा ही है कि जब आप अल्फा या बीटा निकालते हो, आपकी बहुत ही एक्साइटेड स्टेट हो जाती है, तो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आने के लिए कई बार हमें गामा रे को इमिट करना पड़ता है। बाकी की जानकारी जानने के लिए पढ़ें रेडियो एक्टिविटी अलग पांडे के साथ, ठीक है। तो वहां जब पढ़ाएंगे तो वहां इसको बहुत डिटेल में बताएंगे बेटा गामा रे के बारे में, कि क्या होती है, कितनी एनर्जी होती है, कब निकलती है, अल्फा डीके में निकलती है, बीटा डीके में कब निकलती है, कब नहीं निकलती है, बैलेंस कैसे होती है, ये सारी चीजें, ठीक है। मोमेंटम की क्या कहानी है इनके साथ। नेक्स्ट मेन यूजेस, ड्यू टू देयर हाई एनर्जी, बेटा इनकी एनर्जी सबसे हाई होगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे कम है, इनकी वेवलेंथ सबसे कम है ना, मिनिमम वेवलेंथ है इनके पास, मिनिमम वेवलेंथ है, दैट मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी होगी। E इज इक्वल्स टू HF या E इज इक्वल्स टू hc/λ, E इज इक्वल्स टू HF या hc/λ। मेन यूजेस क्या है, हैव स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर एंड हेंस आर यूज्ड टू किल कैंसरियस सेल। बेटा इसको क्या बोलते हैं, गामा रेज को यूज करते हैं किसके लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। भाई इनके पास क्या है, बहुत हाई एनर्जी है, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, है ना, कहाँ तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, हमारी सेल्स तक पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो ये जाके कैंसरियस सेल को मार देते हैं। बट ऐसा नहीं कि कैंसरियस सेल को मारेंगे, ये हमारी अच्छी सेल को भी मार देते हैं, इनको थोड़ी ना पता चलता है कौन सी कैंसरियस है कौन सी नहीं है ना। बट दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर, वेरी हाईली एनर्जेटिक, तो ये इस मेडिकल पर्पज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आपका बायो का टीचर इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता है। क्लियर है। और क्या है, टू प्रिजर्व फूड स्टफ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज सॉफ्ट गामा रेज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा आप कई लोग सोच रहे हैं सॉफ्ट गामा रे क्या है, बेटा सॉफ्ट गामा रे जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो, बस उन्हीं को सॉफ्ट गामा रे बोल दिया। एक सॉफ्ट हो जाएगी, एक हार्ड हो जाएगी। हार्ड क्या होती है, जिसकी वेवलेंथ बहुत कम हो, बेटा लेस देन 10 टू पावर -3, लेस देन मतलब बहुत नीचे चले जाओ, बहुत नीचे चले जाओ, बहुत नीचे चले जाओ, लेस देन 10 टू पावर -3 नैनोमीटर। लेस देन 10 पावर -3 में आप कितना नीचे जा सकते हो, बहुत नीचे जा सकते हो। आप बहुत नीचे जाओगे एनर्जी बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो करीब करीब जो 10 की पावर -2 पे हो, 10 की पावर -3 पे हो, उसकी एनर्जी फिर भी ठीक रहेगी, उसको बोलते हैं सॉफ्ट। ये तो बोल रहे हैं लेस देन 10 पावर -3, लेस देन में तो कितना नीचे जा सकते हैं अपन,
बहुत नीचे चले जाएंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएगी, है ना। तो करीब करीब जब इतनी ही वेवलेंथ हो तो सॉफ्ट बनती हैं। कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों किल कर देते हैं? बिकॉज दे आर वेरी हाई एनर्जेटिक, दे आर ऑल्सो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं भूल गया मैं, ठीक है। वो एक वर्ड लीथल, लीथल किताबों में लिखा होता है, बिकॉज दे आर लीथल। लीथल मतलब क्या होता है? फेटाल, मतलब मारने के योग्य होती हैं। अब क्यों योग्य होती है फिर बायो का टीचर बताएगा क्यों मार सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है मार काट करना, ठीक है। अच्छा, मतलब स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, एक्स रेज। बेटा इनका नाम क्या है? एक्स, है ना। यू कैन कॉल मी एक्स, मतलब लोगों को नाम ही नहीं समझ में आया इनका नाम कैसे रखा गया, तुम लोगों को पता ही होगा इसका नाम कैसे रखा गया, एक्स रे। लेट द रे बी एक्स, सीरियसली यही कहानी थी, रॉन्टन ने डिस्कवरी की थी, यही कहानी है इसकी, लेट द रे बी एक्स करके इसका नाम एक्स रे पड़ गया, ठीक है। वेवलेंथ क्या है इसकी? गामा से थोड़ी ज्यादा है, गामा एक्स, यूवी विबग्योर यानी विजिबल, इंफ्रा माइक्रो रेडियो, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा है बट ये बहुत हाई एनर्जेटिक होंगे भाई। गामा के बाद इन्हीं का नंबर है एनर्जी में, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा की, सबसे कम वेवलेंथ गामा की। वेवलेंथ जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा, E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। इनकी फ्रीक्वेंसी सेकंड नंबर पे, यानी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है। देखो ऑर्डर याद रखो, ये चीज का ऑर्डर याद रखो, कुछ नहीं तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सही फील होता है कि हमको चीजें आती तो है। नीचे जाते वक्त वेवलेंथ बढ़ती है, ऊपर आते वक्त एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? hc बाई लैम्डा। ऊपर आते वक्त फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? hf। तो ऊपर आते वक्त एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी। तो ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये है, देख लो ध्यान से, मैं पानी पी लेता हूं। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। हाँ। आते हैं वापस एक्सरे पे। हाँ, एक्सरेज वेवलेंथ रेंज दे रखी है, ठीक है। 10⁻³ क्या होगा बेटा? नैनोमीटर। जहां से वो खत्म हुए थे वहां से ये स्टार्ट होंगे। 10⁻³ नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। अच्छा, प्रोडक्शन या सर्विस नहीं बेटा, सोर्स होगा इसमें भी, प्रोडक्शन या सोर्स। प्रोडक्शन या सोर्स, अब ये सभी में ऐसा निकलेगा मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगता है ऐसे रंग भरने में। सर हम लोग का टाइम वेस्ट होता है, छी मजा नहीं आया। हाँ ठीक है। सोर्स, एक्सरे ट्यूब्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब एक्सरे ट्यूब क्या होते हैं बेटा? व्हाट इज एक्सरे ट्यूब? एक्सरे ट्यूब में एक्सरे बनती है, तो क्या ये तो मतलब सर क्या ही आपने बेवकूफ बना दिया कि एक्सरे ट्यूब में एक्सरे बनेगी, है ना। बेटा एक्सरे ट्यूब क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है कि वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं? वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स अ मेटल टारगेट, स्ट्राइक्स अ मेटल टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोले जा रहे हो सर? हाँ सच बात है, सही बता रहा हूं। क्या होता है कि वेरी ये एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है इसका बता रहे हैं। एक्सरे ट्यूब के अंदर वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मेटल टारगेट, ठीक है, ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन ले लिया जाता है यहाँ पे शायद, है ना। जब एक्सरे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसको बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। ये एक्सरे के प्रोडक्शन का तरीका है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाके किसी टारगेट मटेरियल को मारते हैं तब एक्सरे इमिट होती है, ठीक है। दो तरह की एक्सरे निकलती हैं, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे, एक को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब कंटिन्यूअस क्या होती है बच्चा? कंटिन्यूअस एक्सरे वो होती है जिसमें हर तरह की वेवलेंथ हो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था हमारे पास, और क्या था हमारे पास? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था क्लास 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ा था केमिस्ट्री में। तो बेटा कंटिन्यूअस एक्सरे का मतलब भी यही है कि उनकी वेवलेंथ कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जब आप लोग पढ़े थे क्लास 11th में, उसका मतलब यही तो था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करे, इसका मतलब उसके पास हर तरह की वेवलेंथ हो, है ना। ये कौन कह रहा था? ये बात किसकी थ्योरी कह रही थी कि ऐसा होना चाहिए? बोहर ने तो आके बोल दिया क्या कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होंगे। बोहर के पहले कौन कह रहा था? बोहर ने किसकी थ्योरी को चैलेंज किया था? कमेंट करके बताओ। बोहर ने किसकी थ्योरी को चैलेंज करके बोला था कि भाई डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनते हैं, और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम किस लिए बनते हैं उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो यहां पे आते हैं यार, क्या बात करने लगे बोहर की। हाँ क्या एक्सरे। तो बेटा एक्सरेज दो तरह की होती हैं, कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक।
एक्चुअली क्या है ना, ये इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीजें फिजिक्स में आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होते हो, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है उन टॉपिक का, ऊपर से पढ़ रहे हैं एक्सरे के बारे में। अभी तक शायद हम लोग उस टॉपिक पढ़ते वक्त कभी रियलाइज भी नहीं होता कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उस टाइम हम पूरी एक्सरे एकदम खुशी खुशी से पढ़ जाते हैं, मेरे दिल में फील ही नहीं होता कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड हो क्या रहा था पता है तुमको? मैक्सवेल के आने के पहले सब लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबने जान रखी थी, पर किसी को पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई इंसान अपना एक्सरे का इस्तेमाल कर रहा है, कोई इंसान अपना अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कर रहा है, कोई इंसान विजिबल लाइट से खेल रहा था, कोई इंसान गामा रेस से खेल रहा था, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग रेस से खेल रहे थे, और सब उसको एक अपनी इंडिविजुअल एंटिटी देने के चक्कर में थे कि ये वेव अलग होती है, ये वेव अलग होती है, इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये वेव ऐसी होती है। मैक्सवेल ने आके एक यूनिफाइड थ्योरी निकाली। फिजिक्स में यूनिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को एक तो 4 इक्वेशन में डाल दिया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देके सारी वेव्स को यूनिफाई कर दिया कि सारी की सारी वेव्स क्या होती हैं बेटा, एक ही होती हैं, है ना। अब उसी को हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ रहे थे, अलग अलग तरह से है भी, प्रॉपर्टीज भी अलग है भाई, होती है प्रॉपर्टीज, बात तो अलग होगी ना यार। फर्स्ट क्लास के बच्चे की अगर लव स्टोरी देखो और तुम 10th क्लास के बच्चे की लव स्टोरी देखो, उनमें जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं। फर्स्ट क्लास में उसका ब्रेकअप हो जाएगा कि उसने रबड़ छीन लिया था मेरा, है ना, बोल देगा उसने मेरा रबड़ ले लिया था या दांत से काट गई थी मेरा रबड़, इस बात पे वो ब्रेकअप कर लेगा, है कि नहीं। और 10th क्लास वाला क्या होगा, 10th क्लास वाला क्या करेगा, वो अपने नोट्स दे देगा, अपना रबड़ दे देगा, कॉपी दे देगा, पेन दे देगा, अपनी जिंदगी दे देगा, है ना। तो ये डिफरेंस हो जाता है। वापस आते हैं, बात नहीं करते हैं। तो कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूअस मतलब उसके पास हर तरह की वेवलेंथ हो, एक वेवलेंथ से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद सारी वेवलेंथ हो। मान लो उसके पास वेवलेंथ आ गई 10⁻³ से 1 नैनोमीटर, मान लो उसके पास वेवलेंथ आ गई 0.01 नैनोमीटर, तो उसके बाद क्या हो, 0.01001 नैनोमीटर, 0.01002 नैनोमीटर, हर एक वेवलेंथ होगी। और बेटा कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो कुछ कुछ एक्सरे मिलती है, दोनों का सोर्स भी अलग होता है। कंटिन्यूअस के बनने का तरीका अलग है, कैरेक्टरिस्टिक के बनने का तरीका अलग है। कंटिन्यूअस बेटा इस तरह से बनती है जो अभी दिखाया, और इनर इलेक्ट्रॉन से जो बनती है इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। यहां से जो बन के आती है बेटा इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ये बेटा कुछ कुछ उस तरह से बनती हैं जिस तरह से आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर रेस को देखा था निकलते हुए। क्या होता है ना कि एक तेजी से इलेक्ट्रॉन आता है और एटम के अंदर पढ़ाओ, ये एकदम अलग कहानी। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या है, मान लो यहाँ पे एक एटम है, टारगेट का एक एटम है, टारगेट मेटल का एक एटम है, टारगेट मेटल का एक एटम है, और कौन आ रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। टारगेट मेटल का एटम, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। टारगेट मेटल के एटम के अंदर जो शेल्स हैं उसमें से किसी इनर शेल में जाकर इस इलेक्ट्रॉन ने मारा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब यहां पे जो वैकेंसी बन गई, इसको भरने के लिए बाहर की शेल से एक इलेक्ट्रॉन यहां कूदता है, और कूदेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, उस एनर्जी को एक्सरे बोलते हैं। कुछ समझ में ना आया, इसको बोलते हैं क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। इसी बात को रिपीट कर करके बार बार देखना। मैंने कहा भाई एक्सरे बनने का तरीका क्या है, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कम एंड स्ट्राइक टू अ मेटल टारगेट। तो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, मेटल टारगेट के अंदर एटम है, एटम के अंदर डिफरेंट शेल्स हैं, तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घुसा और एकदम अंदर वाली शेल में गया, इनर शेल्स के अंदर गया, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर दिया। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वहां उसकी जगह पे वैकेंसी बन गई। उस वैकेंसी को भरने के लिए बाहर किसी शेल से एक इलेक्ट्रॉन अंदर कूदा। ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर कूद जाते हैं, क्यों, स्टेबल होने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन अंदर कूदेगा तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, जो एनर्जी एमिट करता है बेटा वो एक्सरे होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या करना है सर अपने को, इन सब से क्या मतलब, अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मतलब है, एक्सरे की वेवलेंथ ये होती है। कोई हमसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हम F इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे बेटा, F इज इक्वल्स टू C/λ कर देंगे, खत्म। नेक्स्ट, यूजेस, मेडिकल डायग्नोसिस, बिकॉज एक्सरे कैन पास थ्रू फ्लैश बट नॉट थ्रू बोन्स। आपने देखा होगा वो मूवी स्टार्ट होने से पहले आती नहीं है, मेरा नाम मुकेश है, फिर मुकेश के यहाँ पे पूरे लंग्स दिखाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि एक्सरे बोन्स के थ्रू नहीं पास कर पाती। इसकी भी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत हाई है, बट नॉट एज हाई एज गामा पार्टिकल, सो दे कैन नॉट पास थ्रू बोन बट दे कैन पास थ्रू फ्लैश, तो इसलिए यूज किया जाता है। और इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बेटा ये ब्रैग्स लॉ है। यहाँ ना क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं पता है, एक सेकंड में फिजिक्स कुछ भी उठा के यहाँ पे चिपका देते हैं इन लोग। अब ये बता रहे हैं इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब इसके लिए पूरा एक ब्रैग्स लॉ है कि क्रिस्टल स्टडी की स्ट्रक्चर कैसे एक्सरे करता है। ये फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन है, और ये फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन बेस्ड होता है, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है, ये नॉर्मल डिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं है, ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन है, और ये बेस्ड होता है, भूल गया मैं, अभी याद आएगा बीच में तो बताऊंगा।
है ना। अब ये क्या है, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सरे क्या करता है ना, जैसे मान लो कोई क्रिस्टल, मैं तुमको तो बता ही सकता हूँ, मैं तो बहुत ही डीप में एक कोई चीज भूला हूँ, उससे तुमको कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, तुमको याद भी नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगी, तुम टेंशन मत लो। मैं बता रहा हूँ एक्सरे का क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या काम है। ये क्यों नहीं बताया सर, ये मेडिकल वाली चीज है, ये मैं कैसे बताऊँ, ये बायो का टीचर बताएगा। मान लो कोई क्रिस्टल है बेटा, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एटम्स होते हैं, और डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम भी होती है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटम भी होती है। तो बेटा दो लेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है डी, वो हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न। ब्रैग्स लॉ शायद आपने पढ़ रखा हो, 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये है बेटा यूज ऑफ एक्सरे इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आप क्या फाइंड कर सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ अ क्रिस्टल, ये होता है ब्रैग्स लॉ, जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ ऐसा ही रिलेशन है। यहां पे जो वेवलेंथ निकलती है, ये बात शो करती है वेवलेंथ की, डिफ्रैक्शन वाली वेवलेंथ भी यही है। अब किससे रिलेटेड था आगे मैं भूल गया। ये एक्सरे की कहानी है, नाम इनका एक्सरे, विलियम रॉन्टिजन ने इसको डिस्कवर किया था, रख दिया नाम एक्स। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेज या यूवी वेव्स। अल्ट्रावायलेट या यूवी, बेटा इसका नाम अल्ट्रावायलेट क्यों पड़ा है सभी को पता होगा, इतनी घिसी पिटी बात में बता रहा हूं, छी लालत है मेरे ऊपर, काहे का फिजिक्स वाला। गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विबग्योर। बेटा ये जो विबग्योर है ना, विजिबल लाइट, ये वायलेट से स्टार्ट होती है, मतलब नीचे जाते हो इसमें भी वेवलेंथ बढ़ रही है, ये ना ऐसे वेवलेंथ बढ़ रही है, देखो यहां भी वेवलेंथ बढ़ रही है कि नहीं, सबसे छोटी वेवलेंथ गामा की, फिर एक्स की, फिर यूवी की, फिर वायलेट की, इंडिगो की, ब्लू की, ऐसे बढ़ रही वेवलेंथ, रेड की सबसे ज्यादा। तो बेटा देखो ये वायलेट से स्टार्ट हुआ, तो वायलेट के पहले है तो नाम पड़ गया अल्ट्रावायलेट। वाकई इसीलिए इसका नाम अल्ट्रावायलेट पड़ा है, क्योंकि ये वायलेट के पहले पड़ती है। और जो रेड के बाद आती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंफ्रारेड वेव्स, क्योंकि वो रेड के बाद आई है। अल्ट्रावायलेट वेव्स वेवलेंथ जरा देख लें इनकी, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, ठीक है। वेवलेंथ तो बढ़ रही है लगातार नीचे की तरफ, पर फिर भी इनकी वेवलेंथ छोटी ही मानी जाएगी। बड़ी वेवलेंथ आप तब मानो जब माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स आ जाए, उसके पहले छोटी ही वेवलेंथ मानते हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रोडक्शन या सर्विस। यार ये सोर्स को सर्विस क्यों लिखा है, ऑपरेटर। सोर्स क्या है, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। अब ये क्या बात कर दी इन्होंने कि सोर्स क्या है अल्ट्रावायलेट रेस का। यार ये तो मतलब ये सोर्स तो मैं किसी भी वेव का दिखा सकता था, ठीक है, किताबों से बनाया गया है ये चीजें, है ना। अब ये टॉपिक कौन पढ़ाता है, ये फालतू टॉपिक है, तुम खुद से कर सकते थे। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर, ये तो फालतू बात है यार। प्रोडक्शन इस तरह से तो मैं कोई भी वेव बना लूंगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अलाउ कर दोगे तो लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड सीरीज से मैं उठा के कोई भी वेव बना लूंगा। ये मेरे ख्याल से बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज की बात हो रही है, ये लाइमन सीरीज याद है, वही कहानी है पूरी। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एटम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और क्या हो, इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 से कूद कर, n2 से कूद कर n1 पे आ जाए, n1 की वैल्यू 1 हो, तो बेटा उस टाइम एक वेवलेंथ इमिट होती है, और वो वेवलेंथ किस सीरीज की होती है, लाइमन सीरीज की होती है। याद आ रहा है कुछ की भूल गए, इमिशन स्पेक्ट्रम, उसी की तो बात कर रहे हैं ये। अरे यार अब यहाँ पॉइंट में लिख के चला है, मैं कहाँ लिखूं, तो मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, सब यहीं पे लिख के आ जाता है। ये कसम से इतना घटिया टॉपिक है, मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं सोचा था ये क्लास स्किप कर दूं जाए, फिर भी करनी पड़ रही है। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ दिल की, इसमें कुछ होता ही नहीं पढ़ाने को, बकवास बातें ये आपको सिर्फ याद करनी होती हैं। फिर भी चलो बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट आ जाए तुम्हारा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 है। अब क्या बोल रहा है, इनर्शियल कहाँ से सोर्स क्या है, इनर्शियल इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। ऐसे तो बकवास बात है, एक्चुअल में इनका शोर क्या है, इनका सोर्स है आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क। अल्ट्रावायलेट का जो एक्चुअल सोर्स है वो इलेक्ट्रिक आर्क है, सनलाइट है। अब पता नहीं किताबें ये सोर्स बता रही है तो हम लोग भी लिख के इसको पढ़ा रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रिक आर्क होती है, सनलाइट होती है, आपको पता ही होगा भाई, सूरज से यूवी रे आती है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है, मैं क्या बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ आया, n2 इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 से n1 पे आया विच इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन कूद के आता है तो वेवलेंथ इमिट होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ये उसी की कहानी तो बता रहे हैं यहाँ पे, इसको इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं बेटा। और ये जो वेवलेंथ निकलती है लाइमन सीरीज में फॉल करती है, और लाइमन किस में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है ना। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, एक रेडिएशन इमिट करेगा, जिसकी रेडिएशन की एनर्जी होती है, याद है, hc/λ, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल्स En2 माइनस En1। सब केमिस्ट्री में पढ़ा था, इस साल फिजिक्स में ही पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, वहां पे फिर आएगा ये पूरा। जो वेवलेंथ इमिट होती है दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स, है ना। तो वही ये बता रहे हैं, अदरवाइज मैंने बाकी सोर्सेज भी बता दिए अल्ट्रावायलेट वेव्स के। यूजेस इन फूड प्रिजर्वेशन एज इट हैज लीथल इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अल्ट्रावायलेट वेव्स किस लिए यूज होती हैं बेटा, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज होती हैं, स्टेरिलाइजेशन के लिए होती हैं अल्ट्रावायलेट वेव्स। टू डिटेक्ट ऑल्टरेशन घी बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंस। बेटा ये फ्लोरोसेंस कॉज करती हैं, इसका मतलब जब इनको जिंक सल्फाइड की प्लेट पे हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, वहां पे ये चमकीला चमकीला इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो उसी वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड ऑल्टरेशन ऑफ घी। ऑल्टरेशन समझ रहे हैं, घी में जो मिलावट करते हैं लोग, उसमें आप पकड़ सकते हैं इसको। बेटा यूज किया जाता है नोटों को जांच करने के लिए। आपने देखा होगा अल्ट्रावायलेट लैम्प के नीचे, जब आप बैंक में जाते हो और 500 का नोट देते हो तो वैसे करके एक लैम्प के नीचे रखते हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर नीचे रख के नोट की वो देखते हैं कि क्या देखते हैं, मतलब गांधी जी सही आ रहे हैं कि नहीं, वो आरबीआई सही से लिखा है कि नहीं, कि किसी ने ऐसा तो नहीं वहां पे ओवर राइटिंग करके लिख दिया है। तो वो चीजें अल्ट्रावायलेट लैम्प पे बहुत क्लियर दिख जाती है कि वहां किसी ने ओवर राइटिंग करके तो ऐसा नहीं लिख दिया है, तो उसलिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और क्या है बेटा इसके बाद, विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट विबग्योर हो गई, रेंज क्या है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। और बेटा ये रेंज वायलेट से लेके इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये रेंज ऐसी है विबग्योर, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हुआ है 400 नैनोमीटर और यहां आते आते बढ़ते बढ़ते हो गया है 700 नैनोमीटर। लगातार वेवलेंथ इसमें बढ़ती रहती है विजिबल लाइट में। नेक्स्ट, प्रोडक्शन या सोर्स। प्रोडक्शन या सोर्स की बात करें हम लोग, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स इमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी। अरे यार ये वही सोर्स बता रहे हैं, बताओ, विजिबल लाइट की भी वही कहानी बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर एनर्जी लेवल। ये बता रहे कहां से निकला है, ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो यहां से एक वेव इमिट होगी और विजिबल हो सकती है। बेटा ऐसा तब होगा जब वो n2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा से, जब वो n1 इज इक्वल्स टू 2 पे आए। पहली बार n1 इज इक्वल्स टू 1 लिखा था कि नहीं मैंने पिछली बार अल्ट्रावायलेट में, हाँ। इस बार कहां पे आए, n1 इज इक्वल्स टू 2 पे आए, क्योंकि बेटा ये सीरीज कौन सी होती थी, बाल्मर सीरीज होती थी। विजिबल रीजन में किसका आता है, बाल्मर आता है ना, तो विजिबल लाइट आपको कहां मिलेगी, बाल्मर सीरीज के अंदर मिलेगी। तो ये जो तरीका बता रहे हैं इसको फाइंड करने का, वो बाल्मर सीरीज वाला वे है। बाकी बेटा आपको ये सूरज से मिल जाएगी, आपको विजिबल लाइट हर जगह मिल रही है यार, ट्यूब सब चल रहे हैं, इतने सोर्सेस हैं तुम्हारे पास। नेक्स्ट, मेन यूज। बेटा इसके यूज कौन बता सकता है। अब तुमसे कहोगे विजिबल लाइट का यूज बताओ, भाई ये ना होती तो आज हम कैमरे के सामने खड़े होकर आपसे बात ना कर रहे होते। मतलब बात क्या है, स्टिमुलेट्स नर्व एंडिंग ऑफ द ह्यूमन आई, है ना, क्या स्टिमुलेशन कॉज करती है, मतलब इसी की वजह से हम लोग को देखने की जो भी एक्टिविटी है इन्हीं की वजह से हो पा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट इज बेटा इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, अब जरा ध्यान से सुनना, इंफ्रारेड कुछ नहीं, ये हीट रेडिएशन है। हीट रेडिएशन आपने ये पढ़ा था क्लास 11th में कि रेडिएशंस जो होती हैं वो स्पेस में ट्रैवल करती हुई हम तक आ जाती हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ऐसे पढ़ते थे ना कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इस तरह से पढ़ते थे क्लास 11th में कि भाई कंडक्शन को क्या चाहिए होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे, दूसरे तीसरे पे, चौथे पांचवे पे ऐसे आती है। कन्वेक्शन में क्या होता था कि गैस वैस के थ्रू होता था, फ्लूइड के थ्रू इधर से उधर चला जाता था। पर रेडिएशन में क्या होता था कि दूर दराज के कहीं सोर्स से वैक्यूम में भी हीट ट्रेवल करते हुए हम तक आती थी। तो बेटा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, उस टाइम हमारा दिमाग ही नहीं चला था, हम सोचते थे रेडिएशन तो पता नहीं कौन सी बला है। मैं वही बता रहा हूँ कि सब लोग अलग अलग तरह से पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको बाद में रियलाइज हुआ। हम लोग उस टाइम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही पढ़ रहे थे, हम देखते थे कि भाई सन से वहां तक रेडिएशन आ रही, हीट रेडिएशन हम तक पहुंचे, हमें पता ही नहीं कैसे आई, वहां से यहां हीट आई कैसे आई हमको पता ही नहीं है।
स्पेस में ट्रैवल होके आई है, वैक्यूम में, तो बेटा डेफिनेटली ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है आपकी तरफ, एनर्जी आ रही है बहुत दूर से। अगर वैक्यूम से कोई एनर्जी ट्रैवल करती हुई आप तक आ रही है तो जाहिर सी बात है वो क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आई होगी, क्योंकि वैक्यूम से और कोई एनर्जी लेके आ ही नहीं सकता भाई, क्योंकि वैक्यूम में चाहिए होता है एनर्जी लाने के लिए चाहिए होता है पार्टिकल का वाइब्रेशन, वैक्यूम में पार्टिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये काम कर सकती है। तो बात समझ में आ रही है। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, हीट रेडिएशन होती है, जो हम लोग क्लास 11 में पढ़ रहे थे, वो हीट रेडिएशन का ही नाम इंफ्रारेड रख दिया गया। इनके पास हीटिंग इफेक्ट होता है। अब इसमें बड़ा ही जेन्युइन सवाल उठता है कि सर इंफ्रारेड के पास हीटिंग इफेक्ट क्यों है, गामा रेस के पास क्यों नहीं है। बच्चे के मन में बड़ा ही नॉर्मल सवाल आ सकता है कि सर इंफ्रारेड की वेवलेंथ गामा से बड़ी है और जिसकी वेवलेंथ बड़ी होती है उसकी एनर्जी कम होती है, गामा की वेवलेंथ सबसे छोटी है तो गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एकदम सच बात है, गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बट बेटा जरूरी थोड़ी ना कि हर बॉडी अपने एनर्जी को टेम्परेचर के फॉर्म में एग्जिबिट करे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हो सकता हो कि एक पहलवान हो जिसके पास बहुत एनर्जी हो, जो बहुत ही हट्टा कट्टा हो, बट क्या पता वो आलसी हो। और हो सकता हो एक एवरेज इंसान हो मेरे जैसा हो, पर वो बहुत ही मेहनती हो, झगड़ालू हो मैंने मेहनती हटा के झगड़ालू बोल दिया, वरना बोलोगे मेहनती तो हो नहीं तुम, हाँ झगड़ालू हो, है ना। होता है कि नहीं, कई बार पतले दुबले होते हैं, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं। तो बेटा जरूरी थोड़ी ना किसी के पास एनर्जी है तो वो उसका शो ऑफ करे इन द फॉर्म ऑफ हीट। हो सकता हो कोई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की तरह अपने पास बचा के रखा हो, कोई काइनेटिक एनर्जी की तरह बचा के रखा हो, काइनेटिक एनर्जी वैसे टेम्परेचर के फॉर्म में एग्जिबिट हो जाती है, पोटेंशियल की तरह बचा के रखा हो, किसी ने किसी और फॉर्म में एनर्जी को रखा हो कि हम कैसी और तरह से यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इंफ्रारेड वो होती हैं जो अपनी एनर्जी को टेम्परेचर के फॉर्म में बहुत ज्यादा एग्जिबिट कर देती हैं, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हर कोई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे जरूरी थोड़ी ना है भाई, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट साउंड क्या है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है पर उतना नहीं जितना एक हीट रेट्स प्रोड्यूस करेंगे, हीट रेडिएशन प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनकी वेवलेंथ गामा से बड़ी है, इनके पास टोटल एनर्जी गामा से कम है, बट ये हीटिंग इफेक्ट देते हैं जो इंफ्रारेड होते हैं। ठीक है, ये रेड के जस्ट नीचे मिलेगा, विबग्योर रेड के बाद इंफ्रारेड। ठीक बेटा, वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ये थोड़ी बड़ी हो गई है, मिलीमीटर्स में आ गई है वेवलेंथ हमारी। स्टार्ट किया था हम लोग ने 10⁻³ नैनोमीटर से, अब मिलीमीटर पे पहुंच गए 10⁻³ मीटर तक इंफ्रारेड वेव्स। बेटा इनका प्रोडक्शन क्या है, वाइब्रेशन ऑफ, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बेटा बहुत ही जेन्युइन सी बात है, हीट कब बनती है, जब किसी चीज के अंदर, हीट कब बनती है, जब किसी चीज के अंदर क्या हो, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। पार्टिकल का वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, हम बोलते हैं कि बॉडी की हीट बढ़ गई है। तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और बताओ, ये हीट रेडिएशन है यार, हर जगह बनेगी यार। इंफ्रारेड वेव्स का सोर्स बताना बहुत ही बेवकूफी की बात है। मैं भी इंफ्रारेड का वेव का सोर्स हूं, तुम भी सोर्स हो, ये कैमरा भी सोर्स है, ये स्मार्ट बोर्ड भी सोर्स है। दुनिया में हर कोई जिसके पास थोड़ा भी टेम्परेचर है वो इंफ्रारेड का सोर्स है भाई। हम में से हर कोई इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट भी कर रहा है और इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। आपने अभी तक मेरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां मैंने ये चीज बताई हुई है। किसकी थ्योरी है, परवॉश थ्योरी है, मेरे ख्याल से परवॉश थ्योरी है। परवॉश थ्योरी शायद ये कहती है कि हर एक बॉडी हर एक सेकंड में हर एक जगह पे हीट रेडिएशंस को इमिट कर रही होती है और हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही होती है। जो बॉडी हीट रेडिएशन को ज्यादा इमिट करती है, कम एब्जॉर्ब करती है, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। जो बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, कम इमिट करती है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन के सोर्स हम आप हर कोई है, बट अगर एक जेन्युइन बात करें कि जेन्युइन इंफ्रारेड चाहिए तो जेन्युइन इंफ्रारेड का सोर्स हमारा सन तो है ही है, बट अगर अर्थ पे देखें, आप लोहे की बॉल को गर्म कर दो, इंफ्रारेड का सोर्स हो गई रेड हॉट आयरन बॉल। मैं बोल रहा हूं ना, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है ही नहीं, तो बकवास बातें करने वाला टॉपिक हो गया। क्लियर, दे आर नॉट स्कैटर्ड इन फॉग और स्मोक। बेटा इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा हो गई है ना। अब जो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है वो ये बोलता है कि जो स्कैटरिंग होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4 होती है। 4 होती है कि 2 होती है, रेलेक्स लॉ मैं भूल गया हूं। स्कैटरिंग डिक्रीजेस विद वेवलेंथ लिख दूं, स्कैटरिंग डिक्रीजेस विथ वेवलेंथ। स्कैटरिंग मतलब मैं बता रहा हूं, इस लेक्चर के पहले मैं पढ़ के भी नहीं आया, बाकी लेक्चर आप पढ़ के आते हो। हाँ बेटा, ऑफ कोर्स अ गुड टीचर इज हु ऑलवेज रीड हिट्स टॉपिक्स। देखना ही पड़ता है। बस इस लेक्चर के पहले मुझे पता था यहाँ तो बकवास करनी है पूरी फिजिक्स की, बस बातें बताती जानी है कि इसमें ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, और कुछ है नहीं। दे आर नॉट स्कैटर्ड, ये पार्ट में काट दूंगा, ये नहीं जाना चाहिए बच्चों के पास रिकॉर्ड लेक्चर का फायदा। दे आर नॉट स्कैटर्ड इन फॉग और स्मोक, यूजफुल फॉर इंफ्रारेड फोटोग्राफ्स और हेज फोटोग्राफी। ये स्कैटर नहीं होते। क्यों नहीं होते? रेलेक्स लॉ ये बोलता है कि स्कैटरिंग डिक्रीजेस विथ वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है ना।
दे आर नॉट स्कैटर्ड। इसका रीजन क्या है? लैम्डा इज हाई, इसलिए इसकी स्कैटरिंग नहीं होती है। किस में यूज करते हैं? जब फॉग हो, है ना, धुंध हो, धुआं हो, तो उस टाइम इसको फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। तब अच्छी फोटो इससे आ सकती है इंफ्रारेड कैमरा से, इंफ्रारेड फोटोग्राफी से। नॉर्मल कैमरा में क्या होगा भाई, धुंध होगी तो फोटो नहीं आएगी। इसको यूज किया जाता था वॉर के टाइम पे भी, है ना। जब वॉर में ऐसा देखा गया बहुत फॉग है तो उस टाइम हम इंफ्रारेड की हेल्प लेते हैं और उसकी मदद से मार देते हैं सामने वाले को। पूरा प्रोसेस यहां मुझे नहीं बताना है। यूज्ड फॉर थेरोपेटिक पर्पस। अब थेरोपेटिक पर्पस क्या होता है बेटा? अब जैसे मान लो भाई किसी के कमर में बड़ा दर्द हो रहा है भाई, बहुत बैक पेन हो रहा है, वो गया तो वहां पे आप देखते हो कहते हैं क्या करेंगे, इनको सेक देंगे। कमर को नहीं बोलते, कमर को सेक देंगे। सेक देंगे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मक्खन लगा के आप हीटर पे बैठा दोगे। आप क्या दोगे? आप उनको इंफ्रारेड रेज दोगे, उनसे उनको रिलीफ मिलेगा। भाई गर्मी पहुंचती, गर्मी पहुंच के सबको रिलीफ मिलता है, तो वो है थेरोपेटिक पर्पस। माइक्रोवेव्स। अब बेटा देखो इसका नाम बड़ा है कंफ्यूजिंग है, नाम है माइक्रो और लगा है वेव्स, जबकि ये माइक्रो नहीं है तो मैक्रो है। इनकी वेवलेंथ तो काफी ज्यादा हो गई है, फिर भी इनका नाम क्या रखा गया है? माइक्रोवेव्स। इनकी भाई वेवलेंथ रेंज क्या है? 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक आ गई बेटा। ये काफी बड़ी वेव है, ये काफी बड़ी वेव हो गई माइक्रोवेव। 0.1 मीटर, 0.1 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गई है ये। हाँ 1 सेंटीमीटर के बराबर माइक्रोवेव्स, है ना। प्रोडक्शन या सोर्स। अब इनका प्रोडक्शन या सोर्स क्या दे रखा है? मैग्नेट्रॉन वॉल्व। अब टू फ्रैंकली टू बी वेरी ट्रूथफुल विथ यू, मैग्नेट्रॉन वॉल्व आपका कहीं 11th 12th जेई नीट कहीं है ही नहीं। मैग्नेट्रॉन वॉल्व होता क्या है? थोड़ा सा ये सीआरटी जैसा दिखता है, थोड़ा सा ये दिखता है सीआर। ये आप लोग पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा एक कैथोड रे ट्यूब जैसा दिखता है। कैथोड रे ट्यूब पता है ना, जो टीवी में लगाया जाता था पुराने जमाने के टीवी में, कि वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करता था हीट होके। तो ये कुछ कुछ वैसा ही दिखता है। ये डायोड डिवाइस है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है। तभी मैंने पहले ही बोल दिया कि वो लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं, जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे वो पढ़ते हैं। ईसी एएनसी को ही पढ़ा जाता है इंजीनियरिंग के अंदर। ये क्या है बेटा? ये एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइस बहुत तरह से होती है, उसमें से ये डायोड डिवाइस के अंदर काउंट होती है। ठीक है, डायोड मतलब होते हैं जिसके 2 एंड हो, डायोड। ट्रायोड मतलब जिसके 3 एंड हो, है ना। और ये क्या होता है बेटा? ये वैक्यूम चैम्बर होता है। और बाकी इसका पूछोगे क्या होता है, तो बेटा इसका फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग के किसी भी सिलेबस में नहीं है। बस इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करना। अच्छा, यूजेस क्या है माइक्रोवेव्स के? पूरा रडार कम्युनिकेशन हमारा इसी पे बेस्ड है भाई साहब, कि प्लेन कहाँ से कहाँ उड़ाना है, प्लेन को सारे सिग्नल देना कि भाई नीचे आ जाओ, लैंड कर जाओ। आप देखते होगे कि लोग वॉकी टॉकी लेके बात करते रहते हैं, वो सब क्या है? रडार की चीजें हैं। किससे होती है? हमारी माइक्रोवेव से होती है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो वेव। सबसे बड़ी वेवलेंथ की वेव, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की वेव, सबसे कम एनर्जी की वेव। सबसे बड़ी वेवलेंथ की वेवलेंथ रेंज 0.1 मीटर से बड़ी, काफी बड़ी हो गई है। तो रेडियो वेव ये कहां मिलेगी आपको? प्रोडक्शन या सोर्स क्या है इनका? रैपिड एक्सेलरेशन, रैपिड एक्सेलरेशन, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। एरियल मतलब एंटीना जो घर का होता है, एंटीना में, है ना। क्या होता है कि भाई जैसे एंटीना सिग्नल कैच करेगा और कोई सिग्नल इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया, तो क्या होगा? बड़े बड़े वाइब्रेशन वाले करंट बहेंगे। तो वही हो रहा है रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल से। यूज क्या है बेटा इनका? रेडियो कम्युनिकेशन है। यहाँ बेटा सारी तरह की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थोड़ी बहुत डिस्कस हो गई हैं। इसमें से आप एक एक की प्रॉपर्टीज, यूजेस और थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से रीड कर लेना सबको अपनी किताब से भी एक बार हो सके तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर सवाल नहीं आया है। जेई भी इसके ऊपर सवाल पूछ चुका है मैच द कॉलम के अंदर, और वो सवाल मैं लेके आया नहीं आज पर। आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त। नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके बाद स्टार्ट करते रहे ऑप्टिक्स, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।